वालेकुम जी। आज एक समाजी मसले के ऊपर बात करते हैं और मसला ये है कि ये जो हमारे मुल्क में ख्वाजा सरा फिर रहे हैं, क्या हम इनको अपने जैसा एक इंसान समझकर इनको इज़्ज़त दे सकते हैं? और अगर हम इनको अपने जैसा इंसान समझकर उनको इज़्ज़त नहीं दे रहे तो इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि किसी मस्जिद से ऐलान हुआ हो कि फ़लाँ ख्वाजा सरा मर गया। कभी हमने नहीं सुना कि किसी का जनाज़ा जा रहा है। हम कभी किसी के जनाज़े में शरीक नहीं हुए। हमारी शादी ब्याह की तकारीब में कभी किसी ख्वाजा सरा को मदऊ नहीं किया जाता। उनकी एक ख़ास पहचान है सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर एक ख़ास स्टिग्मा लगा हुआ है, उनका ज़िक्र एक टैबू बना दिया गया है। फहाशी है, उरियानी है, गैर अखलाकी एक इस तरह के सिम्बल्स हैं जो उनके साथ अटैच कर दिए गए हैं। मुआशरे के अंदर उनके लिए रोज़गार का कोई मौका नहीं है, कहीं उन्हें सोसाइटी किसी रंग में कबूल नहीं करती। तो सवाल ये है कि क्या ये इस सोसाइटी के, इस मुआशरे के बराबर के शहरी हैं या नहीं हैं, ये इंसान हैं या नहीं हैं, इनका स्टेटस क्या है और हम इनके बारे में क्या राय रखते हैं और ये कहाँ खड़े हैं। ये वो इस सोसाइटी की वो फ़िक्री समाजी गिरा है जिसे मेरा ख़्याल है कि अब खुल जाना चाहिए। अच्छा, आज इस बात को समझते हैं। आज का जो अमूमी बयानिया है उसमें समझते हैं सल्तनत उस्मानिया बहुत ज़ेर बहस है और हमें हमारे बाज़ दोस्त अहबाब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर कि सल्तनत उस्मानिया बड़ी ज़ालिम थी, यहाँ भाइयों को कत्ल कर देते थे बादशाह सलामत। तो सल्तनत उस्मानिया ही से शुरू करते हैं कि इस तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में ख्वाजा सराओं को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अगर किसी ने दी तो वो सल्तनत उस्मानिया थी। सल्तनत उस्मानिया में इन्हें अहम मनासिब दिए गए और सल्तनत उस्मानिया में इन्हें मस्जिद की खिदमत का मुक़द्दस फ़रीज़ा सौंपा गया। यानी इनके एहतराम का ये आलम था कि ये मसाजिद के निगरान थे और उसको ये देखा करते थे और इनको अच्छा मुआवजा मिला करता था। बर्र-ए-सग़ीर में आकर ये जो प्रॉब्लम हुआ ये सल्तनत बरतानिया की वजह से है। ये बाज़ लोगों को ये बात बड़ी बदमज़ा करेगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि बरतानिया ने यहाँ पर 1871 में जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाफिज किया तो कुछ कबाइल को बिल्कुल सोसाइटी से दूर कर दिया गया। उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो समाज में घुल मिल नहीं सकते, वो शहरों में आ नहीं सकते, वो उनके करीब नहीं आ सकते। बिल्कुल आइसोलेशन में उनको रखा गया। यूँ समझिए कि उनका करंतना कर दिया गया, आइसोलेशन में रख दिया गया उनको साल के लिए। यहाँ से एक वो फ़िक्री गिरहा ने जन्म लिया कि ये अलग अपनी कुटिया बना के रहेंगे। सोसाइटी ने इनको कबूल नहीं किया क्योंकि उस कानून के बाद एक रवैया, लेजिस्लेशन के साथ मुआशरे का एक पूरा रवैया जन्म लेता है, एक पूरा बिहेवियर जन्म लेता है। तो वो एक पूरे रवैये ने जन्म लिया कि ये अब चूँकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत ये दूर रहे तो वही सोच पैदा हो गई, वही रवैया पैदा हो गया। अब भी अगर ये मुआशरे के अंदर कहीं मौजूद हैं तो ये अपनी अलग पॉकेट्स बनाकर मौजूद हैं, अपनी अलग कुटियाएँ बनाकर मौजूद हैं, सोसाइटी के अंदर घुल मिल के नहीं रह रहे। आप और हम इन्हें अपने साथ उठते बैठते नहीं देखते, ये हमारे साथ पढ़ते नहीं हैं, ये हमारे साथ जॉब नहीं करते, ये सोसाइटी में हमारे साथ घूमते नहीं हैं। इनकी एक अलग सी पहचान और अलग सा टैबू इनके साथ अटैच्ड है। इसको मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत है। कानूनी जो इसके मामले में हमने ज़्यादती की वो ये की कि 2018 में आकर इन्हें शनाख्ती कार्ड की इजाज़त दी गई। 2018 तक इनकी ना कोई पहचान थी, ना इन्हें आइडेंटिटी कार्ड जारी होता था। अब आकर ये प्रॉपर्टी में हकदार हैं, अब आकर ये अपने जिन्स का तयन कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। इसके हल में कानून साजी में कुछ बर्फ़ तो पिघली है। 3 लेजिस्लेशंस की कोशिशें मेरे सामने पड़ी हैं। 2016 में बाबर अवान साहब एक बिल लेकर आए, 2017 में नुरबीना खालिद साहबा एक बिल लेकर आई और 2017 ही में नईमा किश्वर साहबा, JUI से उनका ताल्लुक़ है, वो भी इनके हक़ में एक बिल लेकर आई इनके मामलात को एड्रेस करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर JUI की तरफ से भी ये मामला आ रहा है और PTI की तरफ से भी आ रहा है और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहा है तो कम से कम सियासी सतह पर एक कंसेंसस मौजूद है कि इनको हमने कौमी धारे में लाना है। अब सवाल ये है कि इनको कौमी धारे में कैसे लाया जाए। कौमी धारे में इनको लाने के लिए मेरी राय में सबसे पहले आपको वो टैबू तोड़ना है जिसने इनको इनसर्कल किया हुआ, जिसने इनको घेरे में लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर अगर आपने ख़वातीन की नशिस्तें मुख्तस की हुई हैं कि इतने % आपकी सीटें होंगी तो उसके अगेंस्ट आपको इतनी मखसूस नशिस्तें ख़वातीन को मिलेंगी, और अगर किसी ने ख़वातीन को इतनी नुमाइंदगी नहीं दी तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। तो अब ये एक सोचने की बात है, एक लाउडर थिंकिंग है, फूड फॉर थाट है कि क्या हम कानून साजी में ये भी कर सकते हैं कि जहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ कुछ बहुत महदूद से ही उनकी आबादी के तनासब से ही सही कोई एक आध जो है वो ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी भी हो जाए। हमें पता हो कि ये ख्वाजा सरा सेनेटर है, ये ख्वाजा सरा MP है, ये ख्वाजा सरा मोअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली है। उससे वो टैबू टूटेगा एक जो जिसने उनको घेरे में लिए हुआ है और जो इनको सोसाइटी में एक इज़्ज़तमंद शहरी बनने से रोक रहा है। एक तो ये। दूसरा फिर ये सोचना होगा कि क्योंकि इसके साथ एक ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस भी हैं, कुछ हमारा रवायती पैट्रियार्कल सोसाइटी की चीज़ें भी मिली हुई हैं, तो क्या हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में इनके मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं?
اچھے طریقے سے وہاں سے کچھ سفارشات آ جائیں، یا وہاں پہ ایک ممبرشپ نہ ہو، ایک آبزرور کا سٹیٹس کہیں پہ ان کے کسی پڑھے لکھے بندے کو دے دیا جائے. کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے، ان کے اس درد دل کی وجہ سے ان کی جماعت نے یہ ٹیبو توڑا ہے، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ خواجہ سرا حضرات تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ دین بھی سیکھ رہے ہیں. تو اگر کل کو مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت کی خدمات کی وجہ سے کوئی ایک دو لوگ ایسے آتے ہیں ان میں سے جو صاحب علم ہوں، تو کیا ان کو آبزرور سٹیٹس کے طور پہ اگر ممبرشپ نہ صحیح تو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس طرح کا اور بہت کچھ دیکھنا چاہیے. کچھ جابز ہیں جو ان کے لیے اسپیسیفک کی جا سکتی ہیں، جو آفس جاب ہیں. میڈیا کو کم از کم اپنے بازو ان کے لیے کھولنے چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہم کریں گے تو یہ ٹیبو ٹوٹے گا، اور یہ ٹیبو ٹوٹے گا تب ان کو سوسائٹی کے اندر ایک باعزت مقام ملے گا، اور باعزت مقام ملنے کے بعد ہی آپ ان کو قومی دھارے میں لا سکتے ہیں. ہم اکثر یہ اصطلاح سنتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، فلاں کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم خواجہ سراؤں کو بھی قومی دھارے میں لانے کی ہمت اور جرأت کر سکتے ہیں؟ آخر میں چند ان شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جن کا تعلق خواجہ سرا کمیونٹی سے تھا، اور دنیا میں انہوں نے بہت اہم مقام حاصل کیا. انستاسیا فلم بھی بنی ہے جرمنی میں، یہ جرمن آرمی کے اندر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچی. کیمبرج کی میئر جینی بیلی، ان کا تعلق بھی خواجہ سرا کمیونٹی سے تھا. فرانس کے ایک سفارتکار تھے، غالباً ان کا نام چارلس ایڈن تھا، وہ بھی اسی کمیونٹی کے تھے. امریکہ کی ایک جج تھیں وکٹوریا کلاسکی، ان کا نام تھا، وہ بھی اسی کمیونٹی سے تھی. تو اس کمیونٹی نے بڑے لوگ، اچھے لوگ پیدا کیے ہیں. اگر آپ انہیں انسان سمجھیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کریں گے، اگر آپ انہیں وہ تعلیمی ماحول فراہم کریں گے کہ جس میں وہ بھی پڑھ سکیں، وہ بھی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں، تو پھر یقیناً یہ لوگ بھی آپ سے کم نہیں ہوں گے. کسی کی ایک جسمانی اس کی وجہ سے اس کو اپنے سے کاٹ دینا، اس کو اپنے سے کم تر سمجھ لینا، اسے نفرت کرنا، اسے حقارت کا موضوع بنا دینا، یہ غیر انسانی رویہ ہے، اور اس کا کم از کم اسلام کے اندر اور انسانیت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پروگرام آج کی نشست ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ انہیں اپنے جیسا انسان سمجھیے اور انہیں اپنے ساتھ قومی دھارے میں لائیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.